अमेरिका में एक ब्रिज बनाने में एवरेज 7 साल लगते हैं, जर्मनी में 6, जापान में 5 और इंडिया ने चेनाब ब्रिज बनाया, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, आईफिल टावर से 35 मीटर ज्यादा ऊंचा, जोन 5 अर्थक्वेक जोन में -20 डिग्री टेम्परेचर में 266 किलोमीटर पर आवर की हवाएं झेल के। ये सुन के दिल भर आता है, लेकिन यार ये ब्रिज बनाने में 20 साल लगे। 2004 में शुरू हुआ, 2025 में कंप्लीट हुआ। और ये सिर्फ चेनाब ब्रिज की बात नहीं है, इंडिया के काफी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो 10, 15, 20 साल ले लेते हैं, जहां चाइना वही चीज 3 साल में कर लेता है। तो आज इस वीडियो में 3 चीजें होंगी। पहला, इंडिया के जेन्युइनली वर्ल्ड क्लास मेगा प्रोजेक्ट्स और उनकी टेक्नोलॉजी। दूसरा, एग्जैक्टली क्यों हम स्लो हैं और चाइना इतना फास्ट कैसे है। और तीसरा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, लैंड एक्विजिशन से लेके सिविक सेंस तक, एजुकेशन से लेके फॉरेनर्स के साथ बिहेवियर तक, एग्जैक्टली क्या क्या चीजें फिक्स करनी होंगी अगर इंडिया को नेक्स्ट 10 साल में जेन्युइनली डेवलप्ड नेशन बनाना है। ऑनेस्ट बात, कोई प्रोपेगेंडा नहीं, कोई अननेसेसरी नेगेटिविटी भी नहीं। शुरू करते हैं। पहले, क्या अमेजिंग चल रहा है। चेनाब ब्रिज की टेक्नोलॉजी जेन्युइनली वर्ल्ड क्लास है। 359 मीटर ऊंचा, ब्लास्ट प्रूफ, डीआरडीओ ने डिजाइन किया। 40 टन्स टीएनटी इक्विवेलेंट एक्सप्लोजन झेल सकता है। वेदरिंग स्टील यूज हुआ, जो अपनी सरफेस पे खुद एक ऑक्साइड लेयर बनाता है, रस्ट से बचाता है बिना पेंट के, बिल्कुल जैसे स्किन पे स्कैब बन जाता है वुंड के ऊपर। आईआईटी दिल्ली और आईआईटी रुड़की ने साइस्मिक एनालिसिस की। वेल्ड टेस्टिंग के लिए पहली बार इंडियन रेलवेज में फेज्ड एरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग यूज हुआ। जैसे डॉक्टर अल्ट्रासाउंड से अंदर देखता है बिना चीरे, वैसे इंजीनियर्स ने वेल्ड्स के अंदर देखे बिना तोड़े। जून 2025 में कश्मीर पहली बार रेल से पूरे इंडिया से जुड़ा, 75 साल बाद। ये हिस्टोरिक है। गुजरात के कच्छ में खवड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, 72,600 हेक्टेयर्स, पेरिस से 5 गुना बड़ा, 30 गीगावाट टारगेट, 1.8 करोड़ घर रोशन हो सके। सोलर और विंड हाइब्रिड है, दिन में सोलर, रात को विंड, बिजली नॉन स्टॉप। वाटरलेस एआई रोबोट सोलर पैनल्स क्लीन करते हैं, क्योंकि डेजर्ट में पानी वेस्ट नहीं कर सकते। 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। गूगल ने भी डील साइन की है, उनके इंडिया के क्लाउड ऑपरेशंस के लिए क्लीन एनर्जी यहां से आएगी। जेन्युइनली वर्ल्ड क्लास। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, 1386 किलोमीटर, रोड के साथ अंडरग्राउंड फाइबर ऑप्टिक केबल्स, वाइल्ड लाइफ ओवरपासेस, सोलर एलईडी लाइटिंग और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, 1506 किलोमीटर, मई 2025 में 96.4% ऑपरेशनल। अब फ्रेट ट्रेन्स अलग लाइन पे, पैसेंजर ट्रेन्स अलग, डिलेज खत्म, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम। ये सब रियल है, ये सब इंप्रेसिव है। अब असली बात पे आते हैं। ये सब होने में कितना टाइम लगा? बहुत ज्यादा। और क्यों, बताता हूं एग्जैक्टली। पहली प्रॉब्लम, लैंड एक्विजिशन। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले हजारों लोगों की जमीन एक्वायर करनी पड़ती है, और इंडिया में अगर एक भी केस कोर्ट जाए, प्रोजेक्ट रोक सकता है सालों के लिए। चेनाब ब्रिज इसका एग्जांपल है, 20 साल। चाइना में गवर्नमेंट डिसाइड करती है, फेयर कॉम्पनसेशन मिलता है, काम शुरू होता है। हम डेमोक्रेसी हैं तो वो मॉडल कॉपी नहीं करेंगे, ना करना चाहिए, लेकिन एक टाइम बाउंड फेयर लैंड एक्विजिशन प्रोसेस बनाना पड़ेगा, जहां केसेस डेकेड्स तक ना लटके। दूसरी प्रॉब्लम, क्लियरेंसेस। एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए रफली 40 से 60 डिफरेंट अप्रूवल्स चाहिए। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डिफेंस मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडी, सब अलग अलग। पीएम गतिशक्ति प्लेटफॉर्म आया है, लेकिन प्लेटफॉर्म बनाना और प्लेटफॉर्म जेन्युइनली यूज होना 2 अलग चीजें हैं। जर्मनी में एक सिंगल अथॉरिटी होती है जो सब क्लियरेंसेस कोऑर्डिनेट करती है, एक जगह, एक टाइमलाइन। ये इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तीसरी प्रॉब्लम, कॉन्ट्रैक्टर अकाउंटेबिलिटी। इंडिया में डेडलाइन मिस करो तो पेनल्टी इतनी छोटी है कि कॉन्ट्रैक्टर प्रिफर करता है मिस करने को। यूरोप में परफॉर्मेंस बॉन्ड्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर पहले अपना पैसा जमा करता है, डेडलाइन मिस करो तो वो जाता है। ये एक चीज स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट हो जाए, प्रोजेक्ट्स ऑटोमेटिकली फास्टर होंगे। अब उस चीज पे आते हैं जो कोई ओपनली नहीं कहता, लेकिन जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेवलप नेशन बनने में, सिविक सेंस। यार, खवड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बना लो, लेकिन अगर उसी गुजरात के हाईवे पे लोग कचरा फेंकते रहें, अगर नया मेट्रो स्टेशन 6 महीने में वैंडलाइज हो जाए, अगर पब्लिक टॉयलेट तोड़ दिया जाए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन कौन करेगा? जापान में स्कूल से सिखाया जाता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी तुम्हारी प्रॉपर्टी है। जापान के बच्चे अपना स्कूल खुद साफ करते हैं, टीचर उन्हें बता देता है कि ये उनकी जिम्मेदारी है। जर्मनी में कोई रैंडमली कचरा नहीं फेंकता, क्योंकि जेन्युइनली शर्म आती है।
सिंगापुर में फाइन इतना बड़ा है कि कोई सोचता भी नहीं। इंडिया में ये तभी आएगा जब एजुकेशन में जेन्युइनली सिखाया जाए, क्लास 1 से। सिर्फ मैथ और साइंस नहीं, पब्लिक हाइजीन, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना क्योंकि वो लाइफ बचाता है, ना कि क्योंकि पुलिस देख रही है। क्यूइंग सिस्टम, रिस्पेक्ट फॉर पब्लिक स्पेसेस। एक जनरेशन में इंडिया की सिविक कल्चर बदल सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब स्कूल्स ये सीरियसली लें। और एजुकेशन का एक और एंगल है जो डायरेक्टली जीडीपी से कनेक्टेड है। इंडिया की लिटरेसी रेट अभी रफली 77% है, मतलब 32 करोड़ एडल्ट लोग फुली लिटरेट नहीं है। जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया सब के सब 99% प्लस। डेवलप्ड नेशन का मतलब सिर्फ हाईवेज नहीं होता, मतलब है कि हर नागरिक इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के लिए इक्विप्ड हो। एक वर्कर जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ सकता, जो बैंक फॉर्म नहीं भर सकता, वो वर्कर फुली प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। ह्यूमन कैपिटल डेवलप होने में एक जनरेशन लगती है, इंफ्रास्ट्रक्चर 10 साल में बनता है। इसीलिए एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट अभी से करनी होगी। अब फॉरेनर्स की बात करते हैं। ये थोड़ा अनकंफर्टेबल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इंडिया में टूरिज्म पोटेंशियल इनसेन है। हिमालयाज, बीचेस, हिस्टोरिकल साइट्स, फूड, कल्चर। फिर भी फ्रांस में एनुअली 9 करोड़ टूरिस्ट्स आते हैं, इंडिया में सिर्फ 1.8 करोड़। क्यों? पार्टली इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लीनलीनेस, लेकिन एक बड़ा रीजन वो एक्सपीरियंस है जो फॉरेनर्स रिपोर्ट करते हैं। एक्सेसिव स्टेयरिंग, ओवरचार्जिंग, सोलो वुमेन टूरिस्ट्स का अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस। ये चीज़ें ऑनलाइन रिव्यूज़ में आती हैं, वर्ड ऑफ माउथ में आती हैं और डायरेक्टली इंडिया की ग्लोबल इमेज को हर्ट करती हैं। ये सिर्फ टूरिज्म का इशू नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाहते हो तो फॉरेन प्रोफेशनल्स आएंगे। अगर उनका एक्सपीरियंस अनकंफर्टेबल हो तो वो अपनी कंपनी को इंडिया रिकमेंड नहीं करेंगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। सॉफ्ट पावर और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों एक साथ बनाना पड़ेगा। फॉरेनर्स के साथ रिस्पेक्टफुली पेश आना, ये सिविक सेंस का ही एक एक्सटेंशन है। तो ऑनेस्टली नेक्स्ट 10 साल में इंडिया को क्या करना होगा? लैंड एक्विजिशन फास्ट और फेयर करनी होगी। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिर्फ प्लेटफॉर्म पे नहीं, ग्राउंड पे भी। कॉन्ट्रैक्टर अकाउंटेबिलिटी स्ट्रिक्ट, परफॉर्मेंस बॉन्ड्स मैंडेटरी। प्राइमरी एजुकेशन में सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपल्सरी। लिटरेसी 99% टारगेट बाय 2035। रीडिंग, राइटिंग के साथ फाइनेंशियल और डिजिटल लिटरेसी भी। टूरिस्ट सेफ्टी जेन्युइनली इंप्रूव करनी होगी। लोकल पुलिस ट्रेनिंग, स्ट्रिक्ट ओवरचार्जिंग पेनल्टीज। और ये सब एक साथ एक डायरेक्शन में। जापान ने 1960 के बाद 20 साल में पूरी इकोनॉमी रीबिल्ड की। साउथ कोरिया 1970 में पुअर कंट्री था, 2000 में डेवलप्ड नेशन बन गया। सिंगापुर 1965 में एक छोटा सा आइलैंड था, कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं, आज दुनिया के टॉप 5 रिचेस्ट कंट्रीज में है। इनमें से किसी के पास इंडिया का मार्केट नहीं था, इंडिया का टैलेंट पूल नहीं था, फिर भी कर लिया। इंडिया के पास ज्योग्राफी है, मार्केट है, टैलेंट है, एम्बिशन है। मेगा प्रोजेक्ट्स क्लियरली प्रूफ है कि वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग हो सकती है। जो चीज़ अभी नहीं है वो है स्पीड और सिविक रेडीनेस, और दोनों फिक्स हो सकती हैं अगर जेन्युइनली प्रायोरिटी बने। कमेंट्स में बताओ, आपके हिसाब से इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनाने में सबसे बड़ा बॉटलनेक क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, सिविक सेंस या कुछ और? लाइक करो, सब्सक्राइब करो और उस दोस्त के साथ शेयर करो जो सिर्फ पॉजिटिविटी या सिर्फ नेगेटिविटी में जीता है। दूसरी साइड भी दिखाओ उसे। थैंक यू जी, बाय बाय।